अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मैंने पीएचपी माई एडमिन का पेज ओपन किया हुआ है। आप भी अपना पीएचपी माई एडमिन ओपन कर दे, वेब सर्वर को चलाकर इधर से आप पीएचपी माई एडमिन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आज हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे और आगे कुछ ट्यूटोरियल में हम इसी डेटाबेस में काम करेंगे। जो पिछले हमने स्टूडेंट्स वाला डेटाबेस बनाया था, जिसमें हमने स्टूडेंट स्टूडेंट वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेस के लिए बनाया था। तो आज हम एक पॉइंट ऑफ सेल का डेटाबेस स्टार्ट करेंगे, जो कि आगे हमारे कुछ ट्यूटोरियल उसी डेटाबेस पर ही काम बनेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले न्यू कर देता हूँ, न्यू डेटाबेस बनाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में न्यू डेटाबेस आपको सिखाया था, अगर नहीं आता है तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो पॉइंट ऑफ सेल हो गए मेरे पास, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट सेल। ठीक है, आप नोट निकाल देता हूँ। तो राइट हैंड साइड इज क्रिएट न्यू डेटाबेस, पॉइंट सेल हो गया हमारे पास। इधर हमारा डेटाबेस आ गया। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ और टेबल मेरे पास होगा प्रोडक्ट्स का। इसमें हमारे पास सारे प्रोडक्ट स्टोर होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स, तो इसमें मेरे पास 5 कॉलम मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिए। देखते हैं कितने कॉलम इसमें आते हैं। ठीक है, तो सर ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसमें हम सारा रिलेशन सीखेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले इसकी बाई आईडी आ जाएगी बाई डिफ़ॉल्ट। जो इसकी प्राइमरी की होगी इंटीजर, प्राइमरी की हो गई इसकी। तो ये इसका प्राइमरी की हो गया और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गई। तो दूसरा इस हमारे पास आ गया नेम, प्रोडक्ट का जो नेम है ये हमारे पास वार 4 हो जाएगा। और इसका साइज हम 48 कर देते हैं, या 32 भी ठीक है, बस 48 मतलब आप जितना रखना चाहते हैं। तो इसका लेंथ, आप इंटीजर की लेंथ की ज़रूरत नहीं, इंटीजर की हो एक लेंथ रिजर्व है इसके लिए, आई थिंक 11 है। तो वो खुद उधर से वो डालिए, तो वार 4 की लेंथ हमने देनी पड़ेगी इधर। ठीक है, तो वार 4 मैंने 48 कर दिया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि इसका स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल स्टेटस हो गया इसका। तो स्टेटस हमारे पास मतलब बूलियन हो जाएंगे। ये हमारे पास बूलियन, बूलियन क्यों हमने इसको कर दिया कि मतलब ये प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको कर देता हूँ इज़ डिफाइंड। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ये दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट में जब आता हूँ तो मैं इस कॉलम के ऊपर नॉन के ऊपर क्लिक करके तो इसको मैं ये 4 वैल्यू दे सकता हूँ, जो भी मैं देना चाहता हूँ। अगर नल करना चाहता तो नल भी कर सकता हूँ। तो मैं इज़ डिफाइंड करना चाहूँ तो बूलियन हमारे पास ट्रू फॉल्स होता है, मतलब 0 और 1। तो n के बीच में ये काम करेगा। तो डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास 1 होगा, मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट मैं जैसे ऐड करूँगा तो वो मेरे पास अवेलेबल होगा, तो इसलिए मैंने इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये भी बस बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, बस ये हो गया स्टेटस। तो दूसरी हमारे पास आ जाएगा यूज़र, कि किसने इसको ऐड किया है। उस यूज़र की हमारे पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये नन हो जाएगा, ये भी नल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी होगा। तीसरा आ जाएगा टाइम स्टैम्प, किस टाइम पर ये प्रोडक्ट हमारे पास एंटर हो चुका है। तो इसको मैं कर देता हूँ करंट टाइम स्टैम्प, और डिफ़ॉल्ट ही मेरे पास रहेगा करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो स्टोरेज इंजन जो है वो मैं कर देता हूँ NODB, और इसको मैं प्रीव्यू स्केल कर देता हूँ। पहले ये हमारे पास क्यूरी इसकी बन गई। ठीक है, तो ये मैं सेव कर दिया मैंने। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट्स और टेबल डेटाबेस बन गया। तो अब मैं हम इसमें जल्दी से थोड़ा सा डेटा एंटर करना चाहते हैं। तो इसमें मैं 3 चीज़ें वो और करना चाहता हूँ, वो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फिर हम मेसेलेंस स्टेटस इसका अवेलेबल है। यूज़र हमारे पास ये होगा इंटीजर है, मतलब 1 का जो यूज़र है वो कर दिया। तो गो मैंने कर दिया। तीसरा हो जाएगा ऐसे मैं कुछ 4 प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ ना, तो मतलब तीसरा हो जाएगा ओमनीडोल, सॉरी पॉइंट ऑफ सेल वाला डेटाबेस है, नोट फर्मिस। तो मतलब
मतलब ये प्रोडक्ट्स वगैरह का नाम लिख लेना ना, जो भी हो तो वो इस हिसाब से आपको फिर दोबारा से क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, तो ये क्यूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम क्यूरी पर ही आज काम करेंगे थोड़ा सा। तो ये देखो इसकी क्यूरी बनी हुई है, तो आगे हम इसको फिर और भी सीखेंगे। तो ये जो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स का नाम है। अब इस हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट्स को रियल प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मैं देखता हूँ कितने प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो गए। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो गए। अब चलते हैं थोड़ा सा क्यूरी देखते हैं कि क्यूरी के थ्रू हम इस डेटा को किस तरह से उठाएंगे। तो आता हूँ मैं SQL के ऊपर। SQL में मैं अपना क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक क्यूरी है, सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर 1। तो ये 1 वाला जो हमारा फर्स्ट रो है, तो वो ये डेटा उठा लेगा। मतलब अगर इसको मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास फर्स्ट रो ये सिलेक्ट करेगा। अगर मैं इसको गो कर दूँ तो ये देखो, ये सॉरी, ये जितना भी 1 यूज़ हुआ हो तो वो सारा ये उठा लेगा। तो 1 इस सब में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब मैं एक स्पेसिफिक केसम वाला डेटा उठाता हूँ, मतलब मेरा क्यूरी बाकी सेम रहेगा। तो ये इधर मैं क्या करूँगा, तो ये सिलेक्ट करेगा। अगर सिलेक्ट का कीवर्ड, ये सारे मेरे पास कीवर्ड है, ये टेबल का नाम है और ये भी कीवर्ड है, ठीक है। तो सिलेक्ट जब आता है तो मतलब इसका मतलब है कि हमने अब डेटा रिट्रीव करना है, फेच करना है, ठीक है। डेटाबेस से डेटा हमने फेच करना है। तो ये सिलेक्ट, ये 3 कीवर्ड है हमारे पास, हम यूज़ कर सकते हैं जो कि डेटाबेस को पता चल जाए कि ये यूज़र आप क्या करना चाहें, अपडेट, डिलीट। तो ये 3 कीवर्ड है। तो जैसे हम जो क्यूरी है वो अगर अपडेट्स से शुरू होता है, तो मैं इसका मतलब है कि हमने वो रो को, किसी रो को अपडेट करना है या पूरा टेबल को अपडेट करना है, मतलब उसमें जो भी है वो चेंज करनी है। अगर डिलीट वाला आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने रो टेबल से डेटा डिलीट करना है, या टेबल डिलीट करना है, या टेबल में जितना भी डेटा हो या वो सब इरेज करना है, ठीक है। तो ये इस कीवर्ड्स के थ्रू इसको पता चल जाता है। उसके बाद है हिस्टेरिक। हिस्टेरिक का मतलब है कि हमारा टेबल से जितनी भी कॉलम्स अवेलेबल हो वो सारे हमें चाहिए, ठीक है। तो रो नहीं चाहिए, हिस्टेरिक का रो से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉलम से मतलब है कि कॉलम आईडी, नेम, स्टेटस, यूज़र, टाइम स्टैम्प, तो वो सारे हमें चाहिए अगर मैं हिस्टेरिक लगाऊँ तो उसके बाद फ्राम मुझे कहाँ से डेटा चाहिए, तो उसके बाद मैं लिख लूँगा टेबल। टेबल का नाम मतलब जिस टेबल से मुझे डेटा चाहिए हो तो उस टेबल का नाम मैं लिख लूँगा इधर। फिर वेयर, मतलब इस टेबल में मैं वेयर को हटा देता हूँ। तो मैं अगर इसको अब कर दूँ तो ये मुझे पूरा डेटाबेस दे देगा, मतलब पूरा टेबल देगा, ठीक है। तो टेबल में जितना डेटा होगा तो वो मुझे ये रिट्रीव कर देगा। तो अब मैं इसके ऊपर कंडीशन, जैसे हम टेबल का नाम लिख लेते हैं उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं कि मतलब मुझे पूरा टेबल नहीं चाहिए। अगर इसमें हमारे पास लाखों का डेटा हो या हज़ारों का डेटा हो तो यह बहुत ज़्यादा हमें लोड करके देगा, हमारा सॉफ्टवेयर भी इसके ऊपर भी हो सकता है। तो हमने डेटा को थोड़ा सा फिल्टर करना होता है कि मतलब कि मुझे डे का डेटा रिट्रीव कर दे, या मंथ का डेटा रिट्रीव कर दे, या सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का डेटा रिट्रीव करें। तो इस हिसाब से हम इसको फिर फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि मतलब इस कंडीशन के हिसाब से मुझे आप डेटा प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो वो कंडीशन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे आज अब हम वो करेंगे। वेयर, तो जैसे मैं ये देखो हमारे पास होते सजेशन भी आ जाता है कि मतलब कोई कीवर्ड हम सर्च करना चाहते, तो वेयर मैंने जैसे लिख दिया। अब इसके बाद मुझे कंडीशन अप्लाई करना है कि मतलब मुझे किसके ऊपर कौन सा डेटा चाहिए। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ प्राइमरी की के ऊपर कि मुझे प्राइमरी की के हिसाब से डेटा चाहिए। तो मैंने इधर लिख लिया आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे सिर्फ खाली फर्स्ट डेटा चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। जिसका आईडी सिर्फ 1 हो तो वो रो का मुझे डेटा चाहिए। तो ये कंडीशन तो मैंने लगा दिया ना कॉलम। अब मैं आपको इधर दिखा दूँ, तो ये आईडी वाला कॉलम है ना, तो यहाँ पर जिस रो का 1 आईडी बराबर हो तो वो मुझे सिर्फ, तो ये मुझे सिर्फ ये वाला रो शो करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको गो कर दूँ
तो इसने मुझे सिर्फ एक ही रो दे दिया कि मतलब इसका आईडी देखो, इस पर ऑटोमेटिकली सर्कल भी आ गया। तो ये वन आईडी इसके ऊपर मैंने सर्च की, मेरे पास सर्चिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये मेरा इसके ऊपर कंडीशन अब अप्लाई हो गया। तो अब मैं इसको डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी अपडेट करना चाहता हूँ, ये वन वाला नहीं, मैं अपडेट करना चाहता हूँ टू वाला। तो मैं इधर से भी इजीली अपडेट, डिलीट, क्लियर वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। तो अब मैं डिलीट के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये डिलीट की क्यूरी आ गई। अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो सॉरी अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अपडेट की क्यूरी आ गई, इंसर्ट की क्यूरी इस तरह से आ गई। लेकिन ये थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड है, हम बिगिनर्स में हैं तो मतलब हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। अगर मैं सिलेक्ट के ऊपर करूँ तो इधर आप हैशटैग लिखा हुआ है, तो ये इधर हमारे पास ये हर एक का अलग अलग आईडी आएगा। मतलब हमने एक जितने भी कॉलम हमारे पास टेबल में अवेलेबल है तो वो हमने स्पेसिफिक इनिशियलाइज करें, ये भी हमारे पास वो सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये सारे कॉलम मतलब मैं अगर इसको अब चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे सिर्फ स्टेटस दिखाओ कि स्टेटस क्या है, आईडी नेम स्टेटस, मुझे 3 कॉलम दिखाओ, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अगर ये 3 कॉलम को बाकी कॉलम हट गए तो ये 3 कॉलम मेरे पास आ गए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम इधर हैशटैग लिखते थे, हैशटैग अब हमने हटा दिया। तो अब मैं लिखता हूँ कि मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए एंड स्टेटस चाहिए, बस। तो ये 3 कॉलम मेरे पास रिट्रीव हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ, मतलब एक प्रोडक्ट है वो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं, मैं स्टेटस को अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट, तो अपडेट के बाद मैं लिखूँगा टेबल का नाम प्रोडक्ट्स सेट कीवर्ड यूज़ करके मैं मतलब प्रोडक्ट्स कॉलम्स वगैरह को अपडेट कर सकता हूँ। तो सेट, तो उसके बाद मैं कॉलम के नाम लिखूँगा, कौन सा कॉलम मुझे अपडेट करना है, मुझे अपडेट करना है स्टेटस को। तो स्टेटस इक्वल टू फॉल्स, 0। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास 0 हो जाएगा। वेयर फिर मैं इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँगा कि मतलब मुझे कौन सा रो अपडेट करना है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो मेरे पास, अब मैं कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास सारा टेबल फॉल्स हो जाएगा। सारे टेबल में जितना भी स्टेटस यूज हुआ होगा तो वो सारा फॉल्स हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो, तो मैंने इसको गो कर दिया, डू यू नो स्टेटस, यस, ओके। तो मेरे पास इसने मुझे पहले वार्निंग भी दी। तो 5 रोज इफेक्टेड, क्यूरी टॉक टाइम। तो मैं इसको देखो, मेरे पास सारा स्टेटस जितने भी रो मेरे पास अवेलेबल है वो सारा का उनका स्टेटस मेरे पास 0 आ गया, क्योंकि मैंने सारे अपडेट के स्पेसिफिक अपडेट। अब ये 3 वाला रो जो है इसको मैं 1 करना चाहूँ, मतलब इस प्रोडक्ट को मैं अवेलेबल करना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, फिर मैं स्क्रीन में आ जाता हूँ। तो ये क्यूरी को मिटा के से अपडेट प्रोडक्ट्स सेट स्टेटस इक्वल टू 1 वेयर आईडी इक्वल टू 3। मतलब मेरे पास जो 3 वाली आईडी वाला प्रोडक्ट है वो मेरे पास अब अवेलेबल है, तो मैंने इसको स्टेटस 1 कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने गो कर दिया। तो ये मेरे पास 1 रो इफेक्टेड होगा क्योंकि हमने प्राइमरी की को अपडेट कर दिया था। तो अब मैं इसको देखता हूँ, तो ये देखो ये सिर्फ वाली 3 वाले जो आईडी है हमारे पास वो सिर्फ 1 हो गया, वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए। ओके, तो मैं दूसरा कंडीशन यूज़र्स के ऊपर लगा दूँ। फॉर एग्जांपल ये जो 1 वाला यूज़र है, मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा दूँ कि जितना भी प्रोडक्ट्स 1 वाले यूज़र ने ऐड किया हो तो वो सारे हमारे पास अवेलेबल हो। या टाइम के ऊपर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर टाइम जिसका ये हो तो वो अवेलेबल हो, या नेम उसका बदल लो, अपडेट कर लो। प्राइमरी की नेम के ऊपर भी मैं कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सारे हमने कंडीशन हम हर एक कॉलम पर भी कंडीशन अप्लाई कर सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक सिंपल मेथड मैंने आपको कंडीशन का बता दिया। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास एक
डिलीट का क्यूरी अब हम यूज़ करेंगे कि डिलीट का ये जो 4 वाला आइटम है इसको मैं अब डिलीट करूँगा, तो इस क्यूरी के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसे अब क्यूरी को ख़त्म करके डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर। अगर मैं इधर डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स करूँ तो मेरे पास इस टेबल में जितना डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। यानी कि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके से आप फिर आपका डेटा सारा एरेज हो सकता है, आपका डेटा लॉस होने का खतरा है। तो मतलब कंडीशन ज़रूर उसमें अप्लाई करते रहे। तो वेयर ID इक्वल टू 4, तो मैं मेरे पास जो प्राइमरी की 4 है तो वो रो मेरे पास डिलीट हो जाए, तो इसको मैंने डिलीट रो कर दिया। यस आई वांट टू डिलीट वन रो इफेक्टेड। तो मैं अब फिर से ब्राउज डेटा करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये देखो ये 4 रो आ गए। अब फोर्थ वाला रो 1 2 3 फोर्थ वाला चला गया, फिफ्थ आ गया फिर, तो वो मैंने डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट हो गया इधर से। अगर मैं इस तरह से इसको करूँ अब सॉरी, तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो सिमुलेट क्यूरी डिलीट फ्रॉम मैच रोज 4, तो मतलब ये मेरे पास 4 रोज से मैच है। ठीक है, तो मतलब 4 रो ये क्यूरी जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास 4 रो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब आते इसको चेक करते हैं, तो मेरे पास अभी कोई रो अवेलेबल नहीं है, सारा डेटा हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े से बेसिक्स क्यूरी थे जो हमने इसके बारे में जाना। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो से हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे। इस टेबल के साथ एक और टेबल बनाएंगे जो कि ए प्रोडक्ट से हम रिलेशन देंगे। मतलब हम इसको अब रिलेशनल के डेटाबेस की तरफ जाएंगे और उसको समझें कि रिलेशन डेटाबेस किस तरह से काम करेंगे, इस प्रोडक्ट के चाइल्ड किस तरह से बनेंगे, ये पेरेंट्स किस तरह से बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह पामा।